वो बातें, वो क्रियाएं जो स्वयं सम्मोहन के लिए मददगार हैं, हमें उनका आभास होना चाहिए, हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए, हमारी उन क्रियाओं पर मास्टरी होनी चाहिए, ताकि हम जब वो करना चाहें ईजिली कर सकें। अभी जैसे हम जानते हैं कि जो सम्मोहन है वो हमारी चेतना का एक बदला हुआ रूप है, अल्टर्ड स्टेट जिसको कहते हैं, बदला हुआ रूप है। चाहे कोई और हिप्नोटाइज करता है या हम खुद हिप्नोसिस में जाते हैं, दोनों में। और दूसरी बात, हम ये भी अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हिप्नोसिस कोई भी हो, चाहे वो हिट्रो हो या सेल्फ हो, वो सारी की सारी स्वयं सम्मोहन का ही एक रूप होता है। हिट्रो हिप्नोसिस थोड़ा आसान बन जाता है क्योंकि उसमें निर्देश करने वाला कोई और होता है, लेकिन जो स्वयं सम्मोहन है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है और उसका जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र भी है, थोड़ा सा संकुचित हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि वो क्या क्या क्रियाएं हैं जो कि स्वयं सम्मोहन के लिए मददगार होती हैं, जिनको हमें जानना चाहिए। उन क्रियाओं को ठीक से समझने के लिए हमें मन की कुछ गुणों को आज एक बार फिर समझना चाहिए, जान लेना चाहिए, क्योंकि वो मन के गुण ही हैं, मन की विशेषताएं ही हैं, हमारे अवचेतन मन की जो विशेषताएं हैं उन्हीं का तो प्रयोग हम स्वयं सम्मोहन में करेंगे, उन्हीं का प्रयोग तो उन क्रियाओं में करेंगे जो स्वयं सम्मोहन के लिए उपयुक्त होती हैं, जो हमें आनी चाहिए। तो अवचेतन मन के कुछ गुणों को हम समझ लेते हैं। पहला गुण, जो हमारा मन है, अवचेतन मन है, उसमें जब हम कोई संदेश देते हैं तो उस संदेश के शब्दों को वो चित्रों में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, इमेजेस बना देता है। तो जो इमेजिनेशन है वो अवचेतन मन की एक भाषा हुई, यानी अवचेतन मन इमेजेस में, उनके चित्रों में ही कार्य करता है। और उसके जो चित्र होते हैं वो प्लेन सिंगल डायमेंशन नहीं होते हैं, वो 3 डायमेंशनल यानी होलोग्राफिक इमेज जिसको कहते हैं बनते हैं। होलोग्राफी का मतलब जैसे कि मैं आपके सामने हूँ तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें, ये तीनों डायमेंशंस उसके अंदर आ जाती हैं। जो पिक्चर बनती है हमारे अंदर, जो इमेज बनती है वो होलोग्राफिक इमेज बनती है। तो पहली बात हम समझ गए, जब भी हम कोई शब्द बोलेंगे, चाहे हम संदेश देने के लिए बोल रहे हैं, चाहे अपने आप को विकास करने के लिए बोल रहे हैं, चाहे हम ट्रांस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारे शब्द एक होलोग्राफिक इमेज के अंदर कन्वर्ट होते जाते हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट, जो हमें जाननी चाहिए, शब्द भी एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार कह लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शब्द है वही तो हमारे अंदर जाकर खलबली मचाता है, या हमें प्रेरणा देता है, या हमें उत्साहित करता है, या निराश करता है। वो शब्द ही तो करता है, क्योंकि शब्द के अंदर, भाषा के अंदर ये एक विशेषता होती है कि ये इमोशंस पैदा कर सकती है, भावनाओं को पैदा कर सकती है, फीलिंग्स को पैदा कर सकती है। जो फीलिंग्स होती है वो भावना जब थोड़ा हल्की होती है फीलिंग्स होती है, लेकिन जब गहरी भावनाएं हो जाती है वो इमोशंस, जैसे कह दिया, वो इमोशंस को जन्म देते हैं। यानी जो हम शब्द बोलते हैं वो भावनाएं बना सकते हैं। अब समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए, जब कभी कभी हम लोग कोई सिनेमा देखने जाते हैं या कोई ऐसी किताब पढ़ते हैं जिसमें कोई दुखांत या कोई भावनात्मक दृश्य या बातें का जिक्र हो रहा होता है, तो कभी कभी हम महसूस करना शुरू कर देते हैं, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे हाथों के पाँव के रोए खड़े हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो शब्द थे वो शब्द हमने स्वीकार कर लिए हैं, और स्वीकार करने के बाद उनसे भावनाएं जागृत हो गई हैं। वो भावनाएं जो जागृत होती हैं उनका जो मूल कारण हुआ वो शब्द है। यानी शब्द भावनाएं पैदा कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है। अगर हमने अपने आप को किसी भावना को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम उससे संबंधित शब्द जोड़ते हैं। वैसे भी हमने सुना होगा वीर रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, इस प्रकार के अनेकों रस का वर्णन हम सुनते हैं। जैसे युद्ध के क्षेत्र के अंदर हमेशा वीर रस की गाथाएं की जाती हैं।
तो इस प्रकार जिस प्रकार का माहौल होता है, जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, उस प्रकार के शब्द बोले जाते हैं, भाषा का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो भाषा इंसान के मस्तिष्क में, उसके अंदर भावनाओं को जागृत कर सके, इंसान के अंदर भावनाएं पैदा कर सके। उन भावना से ही तो उसमें जोश आता है, वो कार्य को फिर बेहतर कर पाता है। तो इसका मतलब जो तीसरा गुण हुआ जो हमें जानने की आवश्यकता है, शब्द सिर्फ और सिर्फ भावनाएं पैदा नहीं कर सकते, ये कार्य भी पैदा कर सकते हैं। जो भावनाएं होती हैं वो हमारे अंदर होती हैं, कार्य हमारा बाहरी प्रदर्शन है। जब भावनाओं को बाहर प्रकट करते हैं वो किसी कार्य के रूप में प्रकट होती है। वो कार्य जैसे लड़ाई एक कार्य हो सकता है, मार पिटाई कार्य हो सकता है, प्यार एक कार्य हो सकता है, नफरत करके भागना एक कार्य हो सकता है। ये सारे कार्य क्यों करें? क्योंकि उनसे संबंधित भावनाएं पैदा हो गई हैं। भावनाएं क्यों पैदा हुई? क्योंकि उन शब्दों का असर हमने स्वीकार कर लिया है, उन्होंने भावनाएं पैदा कर दी हैं, और जो शब्द थे वो हमारे मन के अंदर एक चित्र के रूप में स्वीकार हो जाते हैं। जैसे गाय कहा तो गाय का चित्र हमारे सामने एकदम आएगा। तो ये हमारे कुछ मुख्य गुण हैं जो सम्मोहन करने के लिए हमें समझना जरूरी है कि मन के ये कुछ गुण ऐसे हैं जिनका प्रयोग और गुणों से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कई जगह हो, तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो रही हमारे अवचेतन मन के संबंधित बात। अब अवचेतन मन को ही तो हमने प्रयोग करना है स्वयं सम्मोहन में, तो उसके लिए हमने बात की थी 2 प्रक्रियाएं, उसके हम मास्टर होने चाहिए, उस्ताद होने चाहिए, उसमें हमारे महारत पैदा होनी चाहिए, हमारे अंदर हमें मालूम होना चाहिए कि कैसे करना है। वो जो 2 प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। पहली प्रक्रिया की बात की थी सम्मोहन के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है। यानी सेल्फ हिप्नोसिस या हिप्नोसिस के प्रति हमारा सकारात्मक एटीट्यूड होना चाहिए। यानी हमारी बॉडी है, उसको ये यकीन होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं, ये होती हैं। और हम किसी चीज़ का यकीन कब करते हैं, तसल्ली कब करते हैं? सबसे ज़्यादा तसल्ली जब ये होती है जब हम उसका अनुभव कर लेते हैं। अर्थात कुछ ऐसी क्रियाएं हमें जाननी चाहिए और उसके करने की हमारे अंदर क्षमता भी होनी चाहिए जो कि हमारे हिप्नोटिक एटीट्यूड को विकसित करें, हमारे सम्मोहन के प्रति जो एटीट्यूड है उसको विकसित करें, उसको हमारे फेवरेबल करें। ऐसी क्रियाएं कुछ आनी चाहिए। और ऐसी कुछ कहा है मैंने, एक नहीं, यानी हमने कई क्रियाएं आनी चाहिए। जब कई ढंग से हम क्रिया कर लेते हैं तो हम उसका असर अलग अलग रूप में महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो करने से हमारा हिप्नोटिक एटीट्यूड विकसित हो जाता है, बन जाता है। उन सब क्रियाओं को हम एक अलग वीडियो के अंदर उनका जिक्र करेंगे, एक अलग टॉक उसके ऊपर बनाएंगे, उसको करके भी दिखाएंगे, आपको समझाएंगे कैसे करना है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम हिप्नोटिक एटीट्यूड अपना डेवलप कर लें। दूसरी बात वो है विश्राम की। हमें ये महारत होनी चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए, हमारा ये अनुभव होना चाहिए कि हम जब चाहें विश्राम की अवस्था को प्राप्त कर सकें, उस अवस्था के अंदर हम जा सकें, ये हमारा अनुभव होना चाहिए। और वो अनुभव यहाँ फिर वही बात है, करने से आएगा। उसके लिए कुछ क्रियाएं होंगी, कई क्रियाएं और कई प्रकार की क्रियाएं होंगी। उन क्रियाओं करने की एक विधि भी होगी। वो सारी क्रियाएं, उनकी विधि हमें आनी चाहिए, उसका अनुभव हमें होना चाहिए उन क्रियाओं का, कि हम बार बार कई ढंग से उन क्रियाओं को करके देखें ताकि उसको स्वीकार कर लें। अब सोचने की बात कि हमें रिलैक्सेशन जानना जरूरी है। क्यों? रिलैक्सेशन यानी कि विश्राम। विश्राम एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो कि सम्मोहन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। यानी जब हम विश्राम की अवस्था में होते हैं तो हम सम्मोहन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो हमें विश्राम की अवस्था पैदा करने के ढंग हमें आने चाहिए, उसकी टेक्निक्स आने चाहिए, उसके तरीके हमें आने चाहिए, और एक नहीं अनेकों तरीके आने चाहिए ताकि हमें विश्वास हो सके, हमारे मन को तसल्ली हो सके कि हम
आराम से विश्राम की अवस्था पैदा कर सकते हैं। तो हमने 2 बातें अभी तक करी इसके अंदर। फैसिलिटेशन करने वाली यानी मददगार क्रियाएं क्या क्या हैं। पहली हमने कही हिप्नोटिक एटीट्यूड हमने डेवलप करना है अनेकों प्रकार के अभ्यास करके। और दूसरा, हमने अपने आप को इतना ट्रेन कर लेना है कि हम जब भी चाहें विश्राम की अवस्था में जा सकें। जब हमारा अनुभव इतना हो जाता है तो हम एक प्रकार से सेल्फ हिप्नोसिस के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी उसके बाद हम सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। और सेल्फ हिप्नोसिस करने की भी अनेकों विधियां हैं। उन विधियों का अलग से हम चर्चा में लाएंगे, उनके ऊपर बातचीत करेंगे और विस्तार से करेंगे, आपको करके दिखाएंगे, करने के लिए आपको पूरा समझाएंगे भी। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को तैयार कर लेना है कि हम स्वयं सम्मोहन के लिए उपयुक्त हैं।